नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 71, आत्मा खड्ग अकादमी के इतिहास का पहला चमत्कार। जालिम सिंह जुओ योंग का मुक्का हवा को फाड़ता हुआ आगे बढ़ा। इस मौके में उसने अपनी रक्त शक्ति भी झोंक दी थी, जिससे इस प्रहार की ताकत सीधे 50,000 किलो 50,000 कैटीज के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। मौके के दबाव से हवा में जादुई ऊर्जा की लहरें, स्पिरिचुअल वेव्स पैदा हो रही थी। लेकिन सच्चाई जालिम सिंह की सोच से कोसों दूर थी। बस इतनी सी ताकत। रुद्र राठौर ने एक खौफनाक गर्जना की। उसने भी अपनी आदि ड्रैगन रक्त शक्ति को पूरी तरह आजाद कर दिया। उसका दाहिना मुक्का हवा में एक प्रलयनकारी आवाज के साथ आगे बढ़ा, और इस मौके में पूरे 55,000 किलो 55,000 किलोग्राम्स का विनाशकारी वजन था। पलक झपकते ही रुद्र का मुक्का जालिम सिंह के मुक्के से जा टकराया। बूम! एक बेहद भारी और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जालिम सिंह का पूरा शरीर झटके से कांपा और उसके चेहरे का रंग उड़कर एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक ऐसा भयानक और चीरने वाला दर्द उठा कि उसकी रूह कांप गई। उसे लगा मानो उसकी पूरी बांह टूटकर चकनाचूर हो गई हो। लेकिन यह उसके लिए सबसे बड़ा सदमा नहीं था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि रुद्र के मुंह से प्रलयनकारी ताकत का सैलाब अभी भी निकल रहा था। रुद्र का मुक्का उसे लगातार पीछे की तरफ धकेल रहा था। पलक झपकते ही जालिम सिंह की ताकत जवाब देने लगी और वह टूटने लगा, पर रुद्र के मुक्के का दबाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। आखिरकार एक भारी गूंज के साथ जालिम सिंह की बर्दाश्त की हद टूट गई। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वह हवा में पीछे की ओर उड़ गया। पफ! जमीन पर गिरने से पहले ही जालिम सिंह के मुंह से गाढ़े खून का एक फव्वारा फूटा, जिसने अखाड़े के सफेद पत्थरों पर लाल रंग का एक खौफनाक फूल बना दिया। धड़ाम से नीचे गिरने के बाद जालिम सिंह के शरीर का जादुई दबाव और तेजी से गिरने लगा। उसकी रक्त शक्ति अब उसका साथ छोड़ चुकी थी, और हवा में मौजूद वो खौफनाक लाल जादुई तलवार, रेड फ्लेमिंग स्वॉर्ड भी धीरे धीरे धुंधली होकर शून्य में गायब हो गई। उस गायब होती हुई तलवार को देखकर रुद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अंदर ही अंदर यह पक्का एहसास हो रहा था कि अगर वह अपनी आदि ड्रैगन रक्त शक्ति को पूरी तरह जगा लेता, तो वह इस जादुई तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़कर चकनाचूर कर सकता था। यह अकल्पनीय फौलादी आत्मविश्वास उसे उस प्राचीन बैंगनी मोती, पर्पल पर्ल के अंदर सो रहे आदि ड्रैगन के खून ने दिया था, और साथ ही नाव के सफर के दौरान हजम की गई उन 50 पृथ्वी रक्तवटियों ने उसके शरीर को किसी लोहे की चट्टान में बदल दिया था। लेकिन रुद्र ने ऐसा कोई महाचमत्कार नहीं दिखाया। वह अभी अभी आत्मा खड्ग अकादमी में आया था और यहाँ के माहौल, नियमों और छिपे हुए खतरों से पूरी तरह अनजान था। और सबसे बड़ी बात, महाकाल मंदिर शेंगमिंग पैलेस के उन काले हथियारों का खौफनाक साया अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। जब तक उसकी जान पर सीधे बन न आए, उसे अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र ट्रम्प कार्ड्स दुनिया से छिपाकर रखने थे। भले ही रुद्र के अंदर अजेय आत्मविश्वास था, पर वह कोई आंखें बंद करके उड़ने वाला बेवकूफ नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि अकादमी में सिर्फ ये नए लड़के फ्रेशमैन ही नहीं है, बल्कि ऐसे खौफनाक वरिष्ठ शिष्य, ओल्ड स्टूडेंट्स भी भरे पड़े हैं जो सालों से यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। उसे यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं थी कि वह अकादमी में कदम रखते ही बाहरी भवन, ऑक्सिलरी कोर्टयार्ड का भगवान बन जाएगा। रुद्र ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और जालिम सिंह को एक बर्फीली और तिरस्कार भरी नजर से घूरा। इस वक्त जालिम सिंह की आंखों में अभी भी खौफ और दहशत बाकी थी, पर उसका दिमाग इस हार को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर पा रहा था। असंभव! ये सच नहीं हो सकता। मैं आत्मनिर्माण के सिर्फ 5वें चरण वाले एक कीड़े से कैसे हार सकता हूँ?
जालिम सिंह अपने आप से बुड़बुड़ा रहा था, उसका चेहरा इतना भद्दा हो चुका था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, रुद्र ने सच में जालिम सिंह को कुचल दिया। कांस्य भवन के एक नए लड़के ने स्वर्ण भवन के 8वें चरण वाले महाजीनियस को हरा दिया। ये तो अकल्पनीय है, ये नामुमकिन है। रुद्र की इस प्रलयनकारी जीत के साथ ही पूरे अखाड़े में चीखों और अचरज का एक खौफनाक बवंडर उठ खड़ा हुआ। अब हर कोई रुद्र को एक महाराक्षस की तरह घूर रहा था। अनजाने में ही सही, रुद्र ने आज अकादमी में एक महाचमत्कार मिरेकल कर दिया था। आत्मा खड्गर अकादमी के सैकड़ों सालों के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांस्य भवन के किसी लड़के ने, चाहे वह नया हो या पुराना, स्वर्ण भवन के किसी जीनियस को सरेआम इतनी बुरी तरह धूल चटाए हो। इस रुद्र राठौर की ताकत इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है? इस वक्त स्वर्ण भवन का घमंडी गुरु चंडीदास चैंग टियनमिंग भी गहरे सदमे में था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वह भी जालिम सिंह की इस शर्मनाक हार को हजम नहीं कर पा रहा था, पर सच्चाई सबके सामने शीशे की तरह साफ थी। अब वह चाहकर भी इससे मुकर नहीं सकता था। चंडीदास, दांव हारने वाले को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। लाओ मेरी वो 10 वटियां मेरे हाथ में रखो। लावण्या ने एक बेहद घमंडी और शैतानी हंसी हंसते हुए चंडीदास के सामने अपना हाथ फैला दिया। चंडीदास के होंठ बुरी तरह फड़के। उसका मन कर रहा था कि वह दांव से मुकर जाए, पर सरेआम सैकड़ों लोगों के सामने वह अपनी बात से कैसे पलट सकता था। स्वर्ण भवन का एक शाही गुरु होने के नाते वह अपनी नाक तो नहीं कटवा सकता था। हो, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। ये लो अपनी वटियां। चंडीदास के सीने में ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। उसने भारी मन से वो कीमती वटियों की थैली लावण्या की तरफ उछाल दी। लावण्या ने एक दिलकश हंसी हंसी और अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। जादुई ऊर्जा की एक हल्की सी चमक के साथ वह थैली हवा में तैरती हुई सीधा रुद्र के हाथों में जा गिरी। रुद्र, इन्हें रख लो। ये वटियां अब तुम्हारी हैं। धन्यवाद दूत लावण्या। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर वो थैली पकड़ ली, पर उसके दिल में एक बेहद अजीब और अटपटा सा एहसास हो रहा था। तेजपुर शहर में पहली बार मिलने से लेकर आज तक लावण्या के प्रति रुद्र का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। पर लावण्या का यह अचानक इतना मेहरबान और प्यारा हो जाना रुद्र को थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल कर रहा था। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह इनाम तुमने अपनी खुद की खौफनाक ताकत से जीता है। ही। लावण्या ने एक मादक हंसी हंसी रुद्र की आंखों में गहराई से देखा और फिर मुड़ गई। रुद्र, तुमने सच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मुझे तुम पर गर्व है। आत्मा खड्गर अकादमी के इतिहास में ये पहली बार है जब कांस्य भवन के किसी लड़ाके ने स्वर्ण भवन के जीनियस को सरेआम हराया है। गुरु सुहानी ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह भाई, जब स्वर्ण भवन के 8वें चरण वाले जीनियस भी रुद्र से पिट रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा रुद्र से हारना कोई बेइज्जती की बात नहीं थी। समर प्रताप, हुवैंग कई और गुरु सुदर्शन के उन तीनों शिष्यों ने एक साथ हताश होकर सिर हिलाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी कड़वी राहत थी। जालिम सिंह की इस खौफनाक कुटाई को देखने के बाद रुद्र के लिए उनकी नफरत और ईर्ष्या अब लगभग खत्म हो चुकी थी। जब 8वें चरण का महाराक्षस ही नहीं टिक पाया, तो वे क्या ही उखाड़ लेते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रुद्र की किस्मत इतनी अच्छी होगी। हॉट गुरु कामिनी पैन लाव ने एक गहरी आह भरी। उसका चेहरा अब बहुत उलझन में था। रुद्र ने बार बार उसकी सोच को गलत साबित किया था। अब उसे इस लड़के को एक नए सिरे से और गंभीरता से देखना पड़ रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ किस्मत है। इसकी ताकत सच में बहुत खौफनाक है, पर इसकी रक्त शक्ति, ब्लड लाइन लेवल इतनी घटिया है कि यह भविष्य में कभी कोई बड़ा तोपची नहीं बन पाएगा। गुरु शशांक शियर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए एक कड़वी बात कही। गुरु रमन और दिनेश को भी मानना पड़ा कि रुद्र की ताकत अकल्पनीय है, पर उन्हें भी रुद्र के भविष्य पर कोई खास उम्मीद नहीं थी। जालिम सिंह की इस सरेआम हार ने स्वर्ण भवन के गुरुओं चंडीदास और जीवा जियान यू के मुंह पर कालिक पोत दी थी। रुद्र, जालिम सिंह को हराना सिर्फ तेरा एक अंधा तुक्का था। मुझे यकीन है कि यह जीत सिर्फ किस्मत के भरोसे मिली है। क्या तेरे अंदर मेरे शिष्य से लड़ने की हिम्मत है? गुरु जीवा ने स्वर्ण भवन की इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़कर एक नई चुनौती दे डाली। रुद्र को चुनौतियों से कभी डर नहीं लगता था, उल्टे वह तो ऐसी लड़ाइयों के लिए ही तरसता था।
चून की दांव लगाने का मामला था, इसलिए रुद्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लावण्या की तरफ देखा। लावण्या ने एक शैतानी हंसी हंसी और बोली, क्यों जीवा, क्या तेरे शिष्य को भी अपनी हड्डियां तुड़वाने की खुजली हो रही है? ठीक है, भेजो उसे बाहर। हो, क्या तुम्हें उन आत्मा विस्फोट वटियों चोंगलिंग पिल का चस्का लग गया है? ठीक है, अगर यह रुद्र जीता तो मैं भी इसे 10 आत्मा विस्फोट वटियां दूंगा। गुरु जीवा ने अपनी जादुई थैली पर घमंड से हाथ मारते हुए कहा। उसकी नजरों में जालिम सिंह सिर्फ इसलिए हारा था क्योंकि उसने रुद्र को हल्के में लिया था। भले ही जीवा को यह मानना पड़ रहा था कि रुद्र में ताकत है, पर तो क्या, अगर 8वें चरण का कोई शिष्य रुद्र को पूरी गंभीरता और खौफनाक इरादे के साथ कुचले तो रुद्र का हारना तय था। गुरु जी, मैं लड़ूंगा इससे। गुरु जी, मुझे जाने दीजिए। मैं इस कीड़े को इतनी बुरी तरह कूटूंगा कि इसे स्वर्ण भवन की असली खौफनाक ताकत याद आ जाएगी। स्वर्ण भवन के दोनों नए लड़के लड़ने के लिए पागल हो रहे थे। युवराज यू डांग, तुम जाओ। गुरु जीवा ने हाथ हिलाकर अपने एक शिष्य को अखाड़े में जाने का इशारा किया। भले ही इन दोनों लड़कों की अपनी अपनी ताकत थी, पर विशाल सागर शहर टियनहाई सिटी का ये युवराज कुल मिलाकर जालिम सिंह से भी ज्यादा खौफनाक था। वह पहले भी जालिम सिंह से लड़कर उसे हरा चुका था। गुरु जी, आप बेफिक्र रहें। मैं इस रुद्र को ऐसा खौफनाक सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर स्वर्ण भवन का नाम सुनकर कांपेगा। युवराज सीना ताने बाहर आया और उसने रुद्र को एक बर्फीली नजर से घूरा। रुद्र, तूने जालिम सिंह को भले ही तुक्के से हरा दिया हो, पर मेरे सामने तेरी हार पक्की है। युवराज की आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुरूर था मानो उसने रुद्र को पहले ही अपनी मुट्ठी में कुचल दिया हो। रुद्र ने एक ठंडी और कुटिल हंसी हंसी, मैंने ऐसे फालतू डायलॉग बहुतों के मुंह से सुने हैं, पर अब मुझे इन्हें सुनकर पकने लगा है। बकवास बंद कर और सीधा हमला कर, घमंडी कीड़े। युवराज पागलों की तरह दहाड़ा। अचानक उसके पूरे शरीर से एक नीली जादुई रोशनी, ब्लू लाइट का प्रलयनकारी महाविस्फोट हुआ। उसके शरीर से किसी विशाल समंदर की लहरों जैसी जादुई ऊर्जा और चारों तरफ फैलने लगी, जिसने वहां खड़े सैकड़ों लड़कों के होश उड़ा दिए। बाप रे, इतनी खौफनाक और विशाल रक्त शक्ति, ब्लड लाइन स्पिरिचुअल पावर। आखिर यह युवराज है कौन? मैंने सुना था कि विशाल सागर शहर के युवराज खानदान यू फैमिली के पास एक बेहद खौफनाक महासागर रक्त शक्ति लिंगाई ब्लड लाइन है। क्या ये युवराज उसी खूंखार खानदान का वारिस है? अध्याय 72, नीले समंदर का घमंड, चकनाचूर और एक और प्रलयनकारी जीत। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये युवराज यू डांग उसी विशाल सागर शहर टियनहाई सिटी के शाही युवराज खानदान का वारिस है। स्वर्ण भवन के गुरु जीवा जियानयुग ने अपना सीना चौड़ा करते हुए बेहद घमंड से कहा। युवराज को अपना शिष्य बनाना गुरु जीवा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए उसने स्वर्ण भवन के एक दूसरे गुरु से शर्त लगाई थी और उसे जीता था। हे भगवान, तो यह विशाल सागर शहर के युवराज खानदान का लड़का है। अविश्वसनीय। तभी मैं सोचूं कि इसके शरीर से इतनी खौफनाक ताकत कैसे छलक रही है। विशाल सागर शहर तो जालिम सिंह के भैरव घाट शहर से भी कई गुना बड़ा और ताकतवर है, और युवराज खानदान वहां का सबसे बड़ा खानदान है। ये युवराज तो पक्का आत्मा खड्ग अकादमी में आसमान चीरेगा। चारों तरफ अचरज, दहशत और जलन से भरी चीखें गूंजने लगी। सभी लड़के युवराज को किसी देवता की तरह देख रहे थे। तो यह विशाल सागर शहर का वारिस है। यह सुनकर महान दूत सुहानी और लावण्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। युवराज के शरीर से निकलने वाले उस खौफनाक नीले समंदर के जादुई दबाव को महसूस करके खुद रुद्र राठौर की आंखों में भी एक चमक आ गई। यह मानना पड़ेगा कि सामने वाले की जादुई काबिलियत सच में अकल्पनीय थी। समंदर की लहरों जैसी उस ऊर्जा ने एक पल के लिए रुद्र की नसों में दौड़ रहे खून को भी उकसा दिया था। लेकिन चाहे उस महासागर रक्त शक्ति लिंगाई ब्लड लाइन में कितना भी दम क्यों ना हो, क्या वह उस प्राचीन बैंगनी मोती के अंदर सो रहे आदि ड्रैगन, सेवज ब्लड ड्रैगन की बराबरी कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। एक समंदर कभी भी एक ड्रैगन को नहीं निगल सकता। इसलिए रुद्र के दिल में युवराज का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। क्रोधित लहर हथेली, फ्यूरियस वेव पाम। युवराज ने एक खौफनाक दहाड़ मारी। उसने किसी भी गति तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे अपने भारी कदमों से रुद्र की तरफ बढ़ा।
उसके शरीर से नीली जादुई रोशनी का एक ज्वालामुखी फटा, और समंदर की एक विशाल लहर जैसे जादुई दबाव ने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया। रुद्र का शरीर उस भारी दबाव से कसने लगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह मन ही मन हैरान हुआ। कोई शक नहीं कि इस युवराज का घमंड इतना आसमान क्यों छू रहा है। ऐसी प्रलयनकारी जादुई कलाएं आम योद्धाओं के नसीब में नहीं होती। आत्मनिर्माण के स्तर पर इतनी खौफनाक पैदाइशी ताकत होना सच में एक बहुत बड़ा चीट कोड है। हो 7वें दर्जे की शक्तियों में युवराज की महासागर रक्त शक्ति सबसे टॉप क्लास मानी जाती है। रुद्र जैसे कीड़े को कुचलना इसके लिए मच्छर मारने से भी आसान है। गुरु जीवा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक नीच हंसी हंसी। उसका मानना था कि कांस्य भवन का कोई भी सड़ा हुआ कीड़ा स्वर्ण भवन के शाही ड्रैगन के सिर पर कभी पैर नहीं रख सकता। रुद्र विशाल सागर शहर के इस खानदान की रक्त शक्ति बहुत खौफनाक होती है। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना। सुहानी ने अपनी चिंता छिपाते हुए कड़क आवाज में चेतावनी दी। लेकिन सुहानी की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि युवराज की इस अकल्पनीय ताकत के सामने भी रुद्र का फौलादी आत्मविश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया था। वह एकदम बेपरवाह खड़ा था। गुरु माता, आप बेफिक्र रहें। भले ही इसकी रक्त शक्ति का खानदान बड़ा हो, पर मेरे लिए ये किसी गंदे पानी के नाले से ज्यादा कुछ नहीं है। रुद्र ने बेहद इत्मीनान से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 7वें दर्जे की महासागर रक्त शक्ति में ऐसा क्या खास है? मेरे आदि ड्रैगन के खून के सामने ये तो बस एक मजाक है। ये रुद्र कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा। विशाल सागर शहर के युवराज खानदान को गंदा नाला बोल रहा है। क्या ये सच में अंधा है? घमंडी कीड़ा। मुझे तो लगता है कि यह पागल हो गया है। रुद्र की यह भौकाली बात सुनकर सारे लड़के नफरत से फुफकारने लगे। यह तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सड़क छाप भिखारी देश के सबसे बड़े राजा को हराने की डिंगे हाँक रहा हो। तुझे क्या पता कि महासागर रक्त शक्ति की असली तबाही क्या होती है? युवराज की आंखों में खूनी दरिंदगी आ गई। उसका चेहरा घमंड से भयानक हो गया और वह तेजी से रुद्र की ओर झपटा। पूरे अखाड़े में एक नीली जादुई रोशनी फैल गई। उस विशाल रक्त शक्ति ने मानो अखाड़े की हवा को जमा दिया। कन्फाइंड था। और फिर हवा में रुद्र के शरीर से भी कई गुना विशाल एक नीली जादुई हथेली ब्लू पाम प्रिंट बनी और किसी गिरते हुए आसमान की तरह रुद्र पर टूट पड़ी। इस प्रलयनकारी नजारे को देखकर सबकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। क्या बस इतनी ही है तेरी औकात? रुद्र ने एक बर्फीली चीख मारी और अपना ब्रह्मास्त्र दाग दिया। विस्फोटक आत्मा मुष्टि, एक्सप्लोसिव स्पिरिट फिस्ट। बूम! एक गगनभेदी और खौफनाक धमाका हुआ। रुद्र के मुंह से एक तेज जादुई बैंगनी रोशनी फूटी और उसने पलक झपकते ही उस विशाल नीली हथेली को बीच से चीरकर चकनाचूर कर दिया। पूरी भीड़ के सदमे और खौफ के बीच रुद्र का शरीर हवा में एक धुंधली परछाई फैंटम बन गया और वह उस फटी हुई नीली हथेली के टुकड़ों के बीच से चीरता हुआ सीधा आगे निकल गया। इससे पहले कि वहां खड़े लड़के कुछ समझ पाते, रुद्र पलक झपकते ही युवराज के एकदम मुंह के सामने खड़ा था। क्या इसने क्रोधित लहर हथेली को फाड़ दिया? स्वर्ण भवन के गुरु चंडीदास चैंग टियनमिंग का चेहरा झटके से उतर गया। इस कीड़े के अंदर इतनी प्रलयनकारी ताकत कहां से आई? गुरु जीवा भी सदमे में आ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रुद्र का ये कदम बहुत खौफनाक और कलेजे वाला था। भले ही किसी के पास उस नीली हथेली को फाड़ने की ताकत हो, पर कोई भी उस जादुई धमाके के बीच से सीधा घुसने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि एक छोटी सी चूक और वो खौफनाक जादुई ऊर्जा शरीर के चिथड़े उड़ा सकती थी। लेकिन रुद्र का शरीर किसी फौलादी चट्टान जैसा था। उसे इन बच्चों वाले जादुई झटकों से कोई खौफ नहीं था। जब रुद्र अचानक युवराज के सामने प्रकट हुआ तो युवराज की रूह कांप गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र का मुख का इतना खौफनाक होगा और उसकी रफ्तार इतनी अकल्पनीय होगी। लेकिन आखिरकार युवराज आत्मनिर्माण के 8वें चरण का एक मास्टर था। उसकी प्रतिक्रिया रिएक्शन धीमी नहीं थी। उसने तुरंत एक खौफनाक चीख के साथ अपनी दाहिनी हथेली दोबारा रुद्र के सीने पर दे मारी। उसकी हथेली के बीच एक अंधी कर देने वाली नीली रोशनी चमक रही थी और हवा में एक प्रलयनकारी जादुई दबाव फट पड़ा। क्रोधित लहर हथेली। युवराज पागलों की तरह चीखा। इस बार उसने अपनी रगों का आखिरी कतरा भी इस प्रहार में झोंक दिया था।
उसकी नजरों में रुद्र ने इतनी पास आकर अपनी मौत को खुद बुलावा दिया था। इतने करीब से रुद्र चाहे जो भी जादू कर ले, वह इस हथेली की ताकत को झेल ही नहीं सकता था। तेरी इस रद्दी महासागर रक्त शक्ति की बस इतनी ही औकात है। हार मान ले कि ये। रुद्र ने खौफनाक गर्जना की। उसने अपने दाहिने मुके की दिशा नहीं बदली, बल्कि अपनी रक्त शक्ति की ऊर्जा को एक बार फिर से ज्वालामुखी की तरह उगल दिया। बूम! विस्फोटक आत्मा मुष्टि पूरी ताकत से बाहर निकली। रुद्र का मुख का अंधी कर देने वाली बैंगनी रोशनी में लिपटा हुआ था, और वह सीधे युवराज की उस क्रोधित लहर हथेली से जा टकराया। युवराज की उस हथेली की पूरी ताकत अभी तक खुल भी नहीं पाई थी कि रुद्र के मुके ने उसे बीच में ही कुचल दिया। रुद्र की विस्फोटक आत्मा मुष्टि का प्रलयनकारी झटका, और साथ ही युवराज की अपनी ही जादुई ताकत का उल्टा झटका, स्पिरिचुअल बैकलैश। इन दोनों ताकतों ने मिलकर युवराज के शरीर पर एक साथ तबाही मचा दी। युवराज का चेहरा खौफ और दर्द से भद्दा हो गया। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा, और वह एक दर्दनाक चीख मारता हुआ सीधे 10 फीट दूर हवा में पीछे की ओर जा गिरा। जमीन पर धड़ाम से गिरने के बाद उसने दोबारा खून की उल्टी की। दूसरी तरफ रुद्र का शरीर उस धमाके से बस हल्का सा कांपा, और उसने पलक झपकते ही खुद को इत्मीनान से संभाल लिया। क्या विशाल सागर शहर के युवराज खानदान की महासागर रक्त शक्ति बस यही है? कितना बड़ा मजाक है। रुद्र ने बेहद घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से जमीन पर पड़े युवराज को घूरा। बूम! कुछ पल के उस शमशान जैसे सन्नाटे के बाद पूरे अखाड़े में चीखों का एक महाविस्फोट हो गया। हे भगवान! रुद्र ने युवराज को सिर्फ एक चाल, वन मूव में कुचल दिया। यह अकल्पनीय है। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? ये कैसे मुमकिन है? धिक्कार है। ये कीड़ा आखिर हर लड़ाई के साथ और भी ज्यादा खौफनाक कैसे होता जा रहा है? पूरे मैदान का दिमाग सुन्न हो गया था। सबके चेहरों पर अचरज, दहशत और सदमा था। रुद्र ने पहले जो लड़ाइयां जीती थीं, जैसे जालिम सिंह के खिलाफ, वे भले ही शानदार थीं, पर लोगों को लगा था कि उसमें कुछ किस्मत का भी हाथ था। लेकिन इस बार युवराज को हराना कोई तुक्का नहीं था। ये तो एक तरफा और खौफनाक कुटाई क्रशिंग थी। रुद्र के इस अजेय और खौफनाक गुरूर को देखकर सबकी हवा टाइट हो गई थी। आखिर इस लड़के की असली ताकत की गहराई है कितनी? क्या सच में इसकी रक्त शक्ति सिर्फ पहले दर्जे की कचरा शक्ति है? पफ! जमीन पर पड़े युवराज ने एक बार फिर मुंह भरकर खून थूका। उसका चेहरा किसी लाश की तरह पीला और डेड ग्रे पड़ चुका था। अगर वह सिर्फ अपनी ताकत के दम पर लड़ता, तो शायद उसे इतनी बुरी चोटें नहीं आती। पर रुद्र की टाइमिंग इतनी खौफनाक थी कि उसने युवराज के प्रहार को बीच में ही तोड़ दिया था। रुद्र के मुके का झटका जोड़ युवराज की खुद की क्रोधित लहर हथेली का उल्टा वार बैकलैश इक्वल्स युवराज की छाती की हड्डियां चकनाचूर। ये हिसाब मैं आज नहीं तो कल ब्याज समेत वसूल करूंगा। युवराज की आंखों में एक खूनी और जहरीली नफरत थी। वह खांसते हुए खून थूक रहा था और अपनी बर्फीली नजरों से रुद्र को घूर रहा था। अगर आज का ये हादसा न हुआ होता, तो आत्मखड्ग अकादमी में कदम रखते ही युवराज का सितारा किसी चमकते सूरज की तरह बुलंदी पर पहुंच जाता। पर अब उसने अपना वो सुनहरा मौका खो दिया था। जब तक उसकी ये खौफनाक चोटें ठीक होंगी, तब तक अकादमी के बाकी जीनियस पागलों की तरह अभ्यास करके उसे मीलों पीछे छोड़ चुके होंगे। ये खौफनाक सच्चाई उसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही थी। हरामजादे! इसने सच में युवराज को भी कुचल दिया। ये सब कैसे हो गया? स्वर्ण भवन के गुरु जीवा जियानयू का चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे सरेआम जूतों से मारा हो। उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। महत्वपूर्ण सूचना हमारे सभी वेब नॉवल लवर्स के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर कई शानदार वेब नॉवेल्स चल रही है। मैं आपको एक जरूरी अपडेट देना चाहता हूं। अभी हमारे चैनल पर जो टॉप 4 वेब नॉवेल्स चल रही है, वो सभी जारी रहेंगी और उनकी कहानी आगे भी लगातार आती रहेगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ताकि हम सभी कहानियों को अच्छी क्वालिटी के साथ और नियमित रूप से ला सके, अब से एक छोटा सा नियम लागू किया जा रहा है। अब से हर वेब नॉवल के सिर्फ 5 चैप्टर्स ही रोज अपलोड किए जाएंगे। इसका मतलब है सभी 4 वेब नॉवेल्स चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन हर नॉवल के 5 चैप्टर्स ही आएंगे। इससे हमें स्टोरी को बेहतर तरीके से एडिट करने और आपको अच्छी क्वालिटी कंटेंट देने में मदद मिलेगी। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वेब नॉवेल्स पसंद आती हैं तो
वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी वेब नॉवल सबसे ज्यादा पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। अध्याय 73, दिल का कांटा और लाल जोड़े वाली आफत की वापसी। आत्मा खड़गर अकादमी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांस्य भवन के किसी लड़के ने स्वर्ण भवन के जीनियस को इस तरह सरेआम मिट्टी में मिला दिया हो। जालिम सिंह और युवराज की इस खौफनाक कुटाई के बाद स्वर्ण भवन के गुरु चंडीदास चैंग टियनमिंग और गुरु जीवा जियान यू के चेहरों पर तो मानो कालिक पुत गई थी। वे इस अपमान को हजम नहीं कर पा रहे थे, पर हकीकत यही थी कि उनका गुरूर चकनाचूर हो चुका था। बहुत खूब रुद्र, तुमने सच में अपनी इस गुरु माता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महान दूत सुहानी ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी वह मनमोहक और शालीन मुस्कान किसी खिले हुए कमल जैसी लग रही थी, जिसे देखकर आसपास खड़े लड़कों का दिल मचलने लगा। ओह हेलो जीवा, क्या तुम मेरी वो 10 आत्मा विस्फोट वटिया चोंगलिंग पिल्स खुद लाकर दोगे, या मैं तुम्हारे पास आऊं? लावण्या ने एक बेहद शैतानी और नखरेबाज हंसी हंसते हुए जीवा को ताना मारा। जीवा खून का घूंट पीकर रह गया। उसने भारी मन से वो 10 बेशकीमती वटिया लावण्या की तरफ उछाली, और लावण्या ने तुरंत वो लूट का माल रुद्र के हाथों में थमा दिया। रुद्र को इन दोनों गुरुओं सुहानी और लावण्या का ये बदला हुआ और मेहरबान रवैया थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, पर वटियों का खजाना पाकर वह अंदर ही अंदर गदगद था। ठीक उसी पल एक बेहद भारी और गूंजती हुई आवाज मैदान में गूंजी। हा 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 हा, लगता है इस साल मेरी किस्मत ने पलटी मारी है। कांस्य भवन के नए लड़कों में ऐसा प्रलयनकारी महाराक्षस पैदा होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब हमारे दिन भी फिरने वाले हैं। चांदी के रंग का शाही लबादा पहने हुए एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंसता हुआ भीड़ को चीरकर आगे आया। उसकी पैनी नजरें पहले बाकी गुरुओं पर पड़ी और फिर सीधे रुद्र पर जाकर टिक गईं। सुहानी, क्या यही तुम्हारा वो खास शिष्य है? मानना पड़ेगा, इस लड़के के शरीर से जो खौफनाक दबाव और छलक रहा है, वह मुझे भी हैरान कर रहा है। उस बुजुर्ग ने रुद्र को देखकर अचरज से अपना सिर हिलाया। जी हाँ, सुहानी ने इज्जत से सिर झुकाया। रुद्र, आगे आओ और कांस्य भवन के प्रमुख बुजुर्ग केतन लॉर्ड क्यूफंग का आशीर्वाद लो। यह सुनकर रुद्र ने कोई देरी नहीं की और पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। जूनियर रुद्र राठौर प्रमुख केतन का अभिवादन करता है। बुजुर्ग केतन को देखते ही चंडीदास और जीवा जैसे घमंडी गुरुओं के चेहरों का रंग भी फीका पड़ गया। भले ही वे कांस्य भवन को कीचड़ समझते थे, पर प्रमुख केतन अकादमी के एक वरिष्ठ बुजुर्ग थे, उनका सरेआम अपमान करने की हैसियत स्वर्ण भवन के इन गुरुओं की भी नहीं थी। बहुत अच्छे, ऐसे खौफनाक हीरे को तो हमें अपनी पलकों पर बिठाकर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि ये हमारे कांस्य भवन का खोया हुआ रुतबा वापस ला सके। प्रमुख केतन की आंखें खुशी से चमक रही थी। अकादमी के इतिहास का ये पहला चमत्कार देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया था। हाँ, लगता है केतन को सड़क पर कोई चमचमाता हुआ पत्थर मिल गया है, जिसे वह हीरा समझकर इतना उछल रहा है। अचानक दूर से एक बेहद घमंडी और तिरस्कार भरी आवाज आई। एक और चांदी का लबादा पहने हुए बुजुर्ग वहां आ पहुंचा, पर इसके लबादे पर सुनहरे निशान गोल्डन मार्क्स खड़े हुए थे, जो इसकी खौफनाक हैसियत का सबूत थे। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ण भवन का प्रमुख यशवर्धन यान हैंग था। हा, यशवर्धन, मैंने सिर्फ हीरा नहीं बल्कि एक ऐसा महाराक्षस ढूंढा है जिसने तुम्हारे स्वर्ण भवन के दो महाजीनियसों को एक झटके में धूल चटा दी। क्यों मिर्ची लगी? प्रमुख केतन ने एक कुटिल हंसी के साथ सीधे यशवर्धन के जले पर नमक छिड़का। सालों से स्वर्ण भवन के नीचे दबकर रहने के बाद आज पहली बार केतन को अपना कॉलर टाइट करने का मौका मिला था। प्रमुख यशवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भद्दा हो गया। उसने अपनी पैनी नजरों से रुद्र को घूरा और फिर तिरस्कार से अपना सिर हिला दिया। मुझे लगा था कोई बहुत बड़ा तोपची होगा। यह तो सिर्फ आत्मनिर्माण के 5वें चरण का एक कीड़ा है। इसकी बस शारीरिक ताकत, फिजिकल बॉडी थोड़ी फौलादी है। हमारे स्वर्ण भवन में ऐसे फिजिकल लड़कों की कोई कमी नहीं है, बस हम उन्हें अखाड़े में उतारना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। यशवर्धन ने रुद्र को सिरे से नकार दिया। तो क्या हुआ? तुम्हारे स्वर्ण भवन के उन शाही जीनियसों की हड्डियां तोड़ने के लिए तो यह अकेला ही काफी है।
मुझे लगता है कि इस बार बाहरी भवन का इतिहास पलटने वाला है। केतन ने हंसते हुए यशवर्धन को चिढ़ाया। लेकिन यशवर्धन के अगले शब्दों ने केतन के चेहरे की हंसी छीन ली। केतन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जालिम सिंह और युवराज ही हमारे स्वर्ण भवन के सबसे ताकतवर लड़के थे? यशवर्धन के होठों पर एक शैतानी और खौफनाक मुस्कान आ गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सच में गधों के राजा हो। छोटे शहरों के इन कबाड़ लड़कों में चाहे जितनी भी जन्मजात ताकत क्यों ना हो, जब तक इनके पास हमारे विशाल शहरों जैसे खजाने और संसाधन नहीं होंगे, ये हमेशा हमारे स्वर्ण भवन के जूतों के नीचे ही रेंगेंगे। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास इनसे भी खौफनाक जीनियस है? केतन की भौहें सिकुड़ गईं, उसे अंदर ही अंदर एक खतने की घंटी सुनाई देने लगी। बिल्कुल है। तुम्हें क्या लगा स्वर्ण भवन हमेशा से नंबर 1 क्यों है? क्या इतने सालों में तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? यशवर्धन ने सरेआम प्रमुख केतन का मजाक उड़ाया। केतन खून का घूंट पीकर रह गया। वह जानता था कि यशवर्धन सच कह रहा है। स्वर्ण भवन हमेशा से अजेय रहा था और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। असली राक्षसों की एंट्री और लाल जोड़े वाली आफत। जैसे ही इन दोनों प्रमुखों के बीच माहौल गर्म हो रहा था, अकादमी के मुख्य हॉल से 4 नए और बेहद शाही लिबास पहने हुए शिष्य बाहर निकले। इन चारों के शरीर से जो प्रलयनकारी दबाव, हेरोइक स्पिरिट निकल रहा था, उसे महसूस करके अखाड़े में खड़े सभी लड़कों की रूह कांप गई। ये चारों स्वर्ण भवन के असली और सबसे खौफनाक महाजीनियस थे। इनमें से आगे आगे एक लड़का और एक लड़की हंसते मुस्कुराते हुए चल रहे थे, जबकि पीछे वाले 2 लड़के लड़की एकदम शांत और गंभीर थे। जूनियर सिस्टर अनन्या, मैंने आपको जो जादुई वटी दी थी, उसका असर तो अच्छा रहा ना? आगे चलने वाले उस बेहद गोरे और अमीर दिखने वाले लड़के ने अपने बगल में चल रही लाल जोड़े वाली खूबसूरत लड़की को देखकर चापलूसी भरे अंदाज में पूछा। वह लाल जोड़े वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रुद्र की एक्स मंगेतर अनन्या वर्मा ये वक्स्यू थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, वह वटी बहुत शानदार थी। आम पृथ्वी रक्त वटियों से कई गुना ज्यादा असरदार। ही, बहुत बढ़िया। वह वटी हमारी हरित पर्वत हवेली बिलिंग विलर का खानदानी और गुप्त खजाना है। वह अकादमी की इन आत्मा विस्फोट वटियों से भी ज्यादा प्रलयनकारी है। उस लड़के चेतन चेनयूब ने घमंड से कहा। ओह, तो ये बात है। चेतन भाई, आपके इस तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या ने शालीनता से सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर अनन्या, दरअसल मेरे पास आपके लिए एक दूसरा तोहफा भी है। चेतन अचानक रहस्यमय हो गया और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। ओह, दूसरा तोहफा? क्या वो भी कोई जादुई वटी है? अनन्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में उलझन थी। चेतन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई। नहीं, ये तोहफा कोई वटी नहीं है। ये कुछ और है। फिर क्या है? पहेलियां मत बुझाइए चेतन भाई, आपको पता है मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। चेतन ने अपना सिर करीब लाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है कि आपके दिल में एक पुरानी बीमारी, हार्ट डिजीज कांटा चुभ रही थी। उस बीमारी की वजह से आपके अभ्यास में रुकावट आ सकती थी और हमारे भविष्य में भी दरार पड़ सकती थी। इसलिए आपके बिना कहे ही मैंने वो कांटा हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा झटके से लाल हो गया और वह असहज हो गई। चेतन भाई, अपनी हद में रहिए। मैंने आपको कोई वादा नहीं किया है कि हमारे बीच कोई भविष्य होगा। और जहां तक किसी कांटे या बीमारी की बात है, आपका क्या मतलब है? अनन्या का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक छा गई। उसकी जिंदगी का कांटा? आखिर वो इंसान कौन है जो उसके शानदार भविष्य में रुकावट बन सकता है? अनन्या को पलक झपकते ही समझ आ गया कि चेतन किसकी बात कर रहा है। चेतन ने एक शैतानी हंसी हंसी, उसकी आंखों में एक खूनी चमक थी। जूनियर सिस्टर, आप बहुत समझदार हैं। आप समझ ही गई होंगी। मैंने उस कचरे को आपके रास्ते से हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब आप बिना किसी चिंता के अभ्यास कर सकती हैं। अब आपकी अनन्या फैमिली और मेरी हरित पर्वत हवेली के बीच कोई रुकावट नहीं है और दुनिया भी आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगी। चेतन भाई, आपकी इतनी हिम्मत
अनन्या की आंखों में ज्वालामुखी फट पड़ा और उसकी आवाज किसी बर्फीले तूफान जैसी ठंडी हो गई। उस मामले से निपटने के लिए मैंने अपना खुद का 1 साल का प्लान बनाया था। मेरी जिंदगी और मेरे फैसलों में इस तरह दखलंदाजी करने का हक आपको किसने दिया? अध्याय 74 कचरा वापस आ गया। खौफनाक राज का पर्दाफाश। अनन्या की वो तीखी बातें सुनकर भी चेतन चेन यू के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ या पछतावा नहीं दिखा, उल्टे वह और भी ज्यादा बेपरवाह होकर पागलों की तरह हंसने लगा। हा 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 हा। जूनियर सिस्टर अनन्या, आपको इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। जरा आत्मा खड्ग अकादमी के इन सारे नए लड़कों को देखिए। क्या मेरे अलावा कोई और ऐसा है जो आपके इस शाही रुतबे और हुस्न की बराबरी कर सके? हम दोनों का एक होना तो ऊपर वाले ने तय किया है। इसलिए हमारे इस खूबसूरत भविष्य के बीच में आने वाले उस सड़े हुए कीड़े को पहले ही कुचल देना बहुत जरूरी था। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी होने वाली औरत का नाम उस कचरे के साथ किसी मौत की चुनौती 1 ईयर अपॉइंटमेंट में भी जोड़ा जाए। चेतन का चेहरा अचानक खौफनाक हो गया। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक छा गई और उसके पूरे शरीर से एक जानलेवा और खूनी दबाव मर्डरस इंटेंट रिसने लगा। लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजरें वापस लाल जोड़े वाली अनन्या के हसीन चेहरे पर पड़ी, तो वह खूनी दबाव तुरंत गायब हो गया और उसकी आंखों में फिर से वही आशिकाना और हवस भरी चमक आ गई। अनन्या का चेहरा अभी भी उलझन में था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, कुछ पल गहराई से सोचा और फिर एक गहरी और बेबस आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। चेतन भाई, एक कचरे को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या आपको पता है कि मैंने अपने और उसके बीच उस 1 साल की चुनौती का जो ड्रामा रचा था, वो सब आपने मिट्टी में मिला दिया। और क्या आपने एक बार भी सोचा कि तेजपुर शहर के लोग अब मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? वे सब यही सोचेंगे कि डर के मारे मैंने ही उसकी पीठ पीछे हत्या करवा दी। हो, उन रेंगने वाली चींटियों की सोच से हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ भौंकने की जुर्रत की तो मैं उन्हें भी जिंदा गाड़ दूंगा। चेतन का चेहरा एकदम बर्फीला हो गया, उसकी भौहों के बीच एक खौफनाक चमक कौंधी। अकादमी की महान और ताकतवर हरित पर्वत हवेली बिलिंग विलर के सामने तेजपुर जैसे छोटे और सड़े हुए शहर की कोई औकात नहीं थी। अगर उसके बगल में खड़ी इस खूबसूरत अप्सरा अनन्या का मामला न होता, तो वह उस पूरे तेजपुर शहर को ही राख में मिला देता। अनन्या को अभी भी मायूस देखकर चेतन का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर, मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है। हमारे सुनहरे भविष्य के लिए। वैसे भी आपका उस कचरे से कोई वास्ता नहीं था, तो बस उसे भूल जाए और मिट्टी डालिए। अब जब आपने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर ही दिया है, तो मैं और क्या कह सकती हूँ? अनन्या ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और चेतन को एक फीकी सी नजर दी। जूनियर सिस्टर, तो क्या इसका मतलब आपने मुझे कबूल कर लिया है? ये सुनते ही चेतन खुशी से पागल हो गया और उसने हड़बड़ाहट में अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने आपको क्या कबूल किया है? अनन्या ने एक अजीब और रहस्यमयी हंसी हंसी और बड़ी चालाकी से 2 कदम दूर हटते हुए अपनी चाल तेज कर दी। अरे बस थोड़ा सा ही तो हाथ छूने वाला था। जूनियर सिस्टर अनन्या, मेरे लिए रुकिए तो। चेतन ने अपना सिर हिलाया। वह अंदर ही अंदर थोड़ा निराश था, पर वह तुरंत भागकर उसके पीछे हो लिया। स्वर्ण भवन के देवताओं की एंट्री। पलक झपकते ही वे दोनों मुख्य अखाड़े की उस भारी भीड़ के पास पहुंच गए और सीधे स्वर्ण भवन के प्रमुख बुजुर्ग यशवर्धन यान हैंग के सामने जाकर खड़े हो गए। प्रमुख यशवर्धन को प्रणाम। चेतन, लाल जोड़े वाली अनन्या और उनके पीछे चल रहे उन शांत लड़के लड़की ने एक साथ सिर झुकाया। बहुत खूब। प्रमुख यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह इन चारों को देखकर गदगद था। केतन, जरा आंखें फाड़कर देखो, मेरे स्वर्ण भवन के इन नए शिष्यों की काबिलियत क्या है। कांस्य भवन के प्रमुख केतन क्यू फंग ने उन चारों पर एक पैनी नजर डाली और उसकी आंखें झटके से सिकुड़ गईं। ये चारों के चारों आत्मनिर्माण के 8वें चरण के खौफनाक मास्टर थे, और इन सब के शरीर से एक ऐसा अकल्पनीय और प्रलयनकारी दबाव निकल रहा था जो किसी को भी घुटनों पर ला सकता था। प्रमुख केतन ने हताश होकर एक लंबी आह भरी, उसका सारा उत्साह एक ही झटके में ठंडा पड़ गया। इन महाराक्षसों के सामने कांस्य भवन के नए लड़के सच में किसी कीड़े मकोड़े जैसे ही थे। भले ही रुद्र ने एक महाचमत्कार करके कांस्य भवन की नाक बचा ली थी, पर अफसोस,
रुद्र जैसा हीरा सिर्फ एक ही था, जबकि स्वर्ण भवन में ऐसे कई राक्षस भरे पड़े थे। ये समझकर कि अब यहाँ रुककर और बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं है, प्रमुख केतन ने हाथ हिलाकर कांस्य भवन के सभी गुरुओं और शिष्यों को वहां से चलने का इशारा किया। महान दूत सुहानी ने भी सिर हिलाया, वह भी अब यहां से निकलना चाहती थी। रुद्र ने जो खौफनाक भौकाल दिखाया था, वह सबको हैरान करने के लिए काफी था। अब इस फालतू की बहस को और खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। रुद्र, आज का तुम्हारा प्रदर्शन सच में अकल्पनीय था। चलो अब यहां से चलते हैं, सुहानी ने मुड़कर कहा। अरे रुद्र, क्या हुआ तुम्हें? सुहानी ने अचानक देखा कि रुद्र अपनी जगह पर किसी बुत की तरह जमा हुआ था। उसकी आंखें एकदम बर्फीली और खौफनाक हो चुकी थीं, और वह बिना पलक झपकाए सामने खड़े स्वर्ण भवन के उन जीनियसों को घूर रहा था। अगर और सटीक तरीके से कहा जाए तो रुद्र की वो खूनी नजरें सीधे उस लाल जोड़े वाली लड़की अनन्या पर गड़ी हुई थी। तुम यहाँ जिंदा कैसे? रुद्र का नाम सुनते ही लाल जोड़े वाली उस लड़की अनन्या का शरीर झटके से कांपा। उसने अनजाने में अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। जैसे ही उसकी नजर रुद्र पर पड़ी, उसका हसीन चेहरा झटके से सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में एक बर्फीली दहशत छा गई। रुद्र राठौर, तुम यहाँ कैसे? अनन्या के मुंह से हड़बड़ाहट में एक चीख निकल गई। उसके बगल में खड़ा चेतन भी बुरी तरह चौंका, पर अगले ही सेकंड उसे पूरी कहानी समझ आ गई और उसका चेहरा नफरत और सदमे से भयानक रूप से काला पड़ गया। हरामजादे, ये कैसे मुमकिन है? ये कीड़ा अभी तक जिंदा कैसे है? चेतन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने खानदान के आदमियों को इस कचरे को खत्म करने की सख्त हिदायत दी थी, पर अब ये कचरा सही सलामत उसके सामने खड़ा था। इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी काम उसने सौंपा था महाकाल मंदिर के हत्यारों को, वह पूरी तरह फेल हो चुका था। चेतन को अपने खानदान की खौफनाक ताकत पर कोई शक नहीं था, पर रुद्र का जिंदा होना चीख कर कह रहा था कि उस दिन कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। धिक्कार है, ये साले हत्यारे किसी काम के नहीं है। लगता है अब इस कीड़े को रास्ते से हटाने के लिए मुझे खुद ही अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। चेतन ने अपने दांत पीसे और मन ही मन गालियां दी। उसकी आंखों में एक खौफनाक खूनी चमक कौंध उठी। उधर रुद्र अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा था। वह अनन्या को एक बेहद ठंडी और रूह कंपा देने वाली नजर से घूर रहा था। अनन्या वर्मा, मुझे यहाँ अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा ना? जी हाँ, वो लाल जोड़े वाली अप्सरा कोई और नहीं बल्कि रुद्र की एक्स मंगेतर अनन्या वर्मा थी। एक असाधारण एक्सेप्शनली सिलेक्टेड शिष्या होने के नाते वह बाकी सबसे पहले ही अकादमी में आ चुकी थी और उसे सीधा स्वर्ण भवन में डाल दिया गया था। अकादमी के खौफनाक खजानों और ट्रेनिंग की बदौलत सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने अकल्पनीय रफ्तार से अपना अभ्यास बढ़ाया था और अब वो आत्मनिर्माण के 8वें चरण के खौफनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और झटके से अपने बगल में खड़े चेतन की तरफ एक घृणा भरी और कातिलाना नजर डाली, जिससे चेतन को सरेआम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। धिक्कार है, अगर मैंने अभी अभी बड़ी बड़ी डिंगे न हाकी होती तो मुझे आज ये बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। चेतन अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जलने लगा। रुद्र, तुम तो एक निष्प्राण रक्त ब्लड वेस्ट वाले सड़े हुए कचरे थे। तुम इस आत्मा खड्ग अकादमी में कैसे चुने गए? अनन्या का दिमाग पूरी तरह भावर में फंस चुका था। अकादमी किसी निष्प्राण रक्त वाले इंसान को अंदर घुसने तक नहीं देती। इसका सीधा सा मतलब था कि इस कीड़े ने अपनी रक्त शक्ति ब्लडलाइन स्पिरिचुअल पावर को जगा लिया था। पर यह बात अनन्या के लिए हजम करना अकल्पनीय था। उन दोनों के चेहरों के उड़े हुए रंग देखकर महान दूत सुहानी तुरंत पूरी क्रोनोलॉजी कहानी समझ गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक हताश आह भरी। निष्प्राण रक्त, क्या मैं तुम्हें सच में एक कचरा लगता हूं? रुद्र ने एक बर्फीली और खौफनाक हुकार भरी, और अगले ही पल उसके पूरे शरीर से एक प्रलयनकारी और अकल्पनीय जादुई दबाव का महाविस्फोट हुआ। बूम! हवा में एक भारी गर्जना हुई और रुद्र के सिर के ठीक ऊपर एक विशाल और रहस्यमयी बैंगनी परछाई पर्पल फैंटम प्रकट हो गई। सुहानी, लावण्या और तेजपुर के लड़कों को छोड़कर वहां मौजूद सैकड़ों शिष्यों और गुरुओं के लिए यह पहली बार था जब वे रुद्र की इस रहस्यमयी रक्त शक्ति की असली झलक देख रहे थे। उस बैंगनी ढाल पर्पल शील्ड जैसी खौफनाक परछाई को देखकर पूरी भीड़ का दिमाग सन रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ये कौन सी रक्त शक्ति है? मुझे नहीं पता। मैंने रक्त शक्ति के महाग्रंथ ब्लड स्पेक्ट्रम में आज तक ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी। चूंकि यह सिर्फ एक ही परछाई इल्यूजन बना रहा है, तो क्या ये सच में सबसे घटिया पहले दर्जे की रक्त शक्ति है? सभी लड़के अचरज से फुसफुसाने लगे और रुद्र की उस जादुई परछाई की तरफ उंगलियां उठाने लगे। लेकिन रुद्र की आंखें अभी भी किसी भूखे भेड़िए की तरह बर्फीली थीं, और उसकी रगों में ड्रैगन का खून खौलने लगा था। जैसे जैसे रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति की ऊर्जा बढ़ाई, वह बैंगनी परछाई और भी ज्यादा साफ और विशाल होने लगी। और उस परछाई से निकलने वाला दबाव, कोअर्शन, हर सेकंड अकल्पनीय रूप से खौफनाक होता जा रहा था। उस जानलेवा और रूह कंपा देने वाले दबाव को महसूस करके वहां खड़े सैकड़ों नए जीनियसों के चेहरों का रंग उड़ गया और उनकी सांसें घुटने लगी। यह आखिर कौन सी रक्त शक्ति है? सिर्फ नए लड़के ही नहीं, बल्कि कांस्य भवन के प्रमुख केतन और स्वर्ण भवन के प्रमुख यशवर्धन की आंखें भी झटके से फटी की फटी रह गईं। अपने सैकड़ों सालों के तजुर्बे और ज्ञान के बावजूद वे दोनों भी रुद्र की इस रहस्यमयी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन उन्हें एक बात 100% साफ समझ आ गई थी, ये खौफनाक और प्रलयनकारी दबाव किसी पहले दर्जे की कचरा शक्ति का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अजीब, बहुत अजीब है ये लड़का। प्रमुख यशवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं और वह रुद्र को एक बेहद पैनी और खौफनाक नजर से स्कैन करने लगा। उधर अनन्या वर्मा का मुंह अचरज से खुला का खुला रह गया था। रुद्र की रक्त शक्ति के उस दबाव ने अनन्या के सीने में भी एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। और अनजाने में ही सही, उसके दिल के किसी कोने में रुद्र के लिए एक अनजाना सा खौफ पैदा हो गया था। हालात बेकाबू होते देख आखिरकार सुहानी की तंद्रा टूटी। रुद्र! सुहानी की बर्फीली और कड़क आवाज किसी बिजली की तरह अखाड़े में गूंजी, जिसने रुद्र को उस गुस्से के भावर से झटके से बाहर खींच लिया। रुद्र ने तुरंत अपनी रक्त शक्ति को समेटा। वो बैंगनी परछाई धुंधली होकर गायब हो गई, और वह प्रलयनकारी दबाव भी हवा में घुल गया। रुद्र, चलो यहां से। सुहानी अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी, वह किसी और नए बवाल से बचना चाहती थी। पर इससे पहले कि रुद्र कोई जवाब देता, अचानक भीड़ में से एक बेहद नीच और ठंडी हंसी गूंजी। अध्याय 75, खौफनाक रक्त शक्ति का घमंड और लाल जोड़े वाली का गुरूर। क्या तू ही वो रुद्र राठौर है? तेजपुर शहर के गली के कुत्तों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे सामने भौंके। आज मैं तुझे दिखाता हूं कि असली रक्त शक्ति का खौफ क्या होता है। चेतन चेनयुग ने एक खौफनाक हुंकार भरी, और पलक झपकते ही उसने अपनी जादुई ऊर्जा का ज्वालामुखी फाड़ दिया। बूम! हवा में एक भारी गर्जना हुई और एक अंधी कर देने वाली नीली जादुई रोशनी पूरे अखाड़े में फैल गई। उस रोशनी के बीच हवा में 8 बेहद विशाल और चमकते हुए बर्फीले फूल स्नोफ्लेक्स प्रकट हुए। चेतन के शरीर से निकलने वाला ये प्रलयनकारी दबाव इतना भयानक था कि वहां खड़े कई लड़कों का दम घुटने लगा और वे अपनी छाती पकड़ने लगे। बाप रे! ये तो 8वें दर्जे की रक्त शक्ति है। 8वें दर्जे की नीलम बर्फ बिक्स्यूप रक्त शक्ति। ये हरित पर्वत हवेली बिलिंग विलर की खानदानी ताकत है। हे भगवान, ये लड़का तो जीनियसों का भी बाप है। पूरे अखाड़े में खौफ और अचरज की चीखें गूंजने लगी। इस अकल्पनीय और शाही ताकत के सामने लोग रुद्र की उस रहस्यमयी बैंगनी परछाई को पल भर में भूल गए। अब उनकी आंखों में सिर्फ चेतन का ये खौफनाक भौकाल ही बसा था। रुद्र, मेरी इस 8वें दर्जे की अजेय रक्त शक्ति के सामने तेरी औकात ही क्या है जो तू इतना हवा में उड़ रहा है? चेतन ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसका अंदाजा ऐसा था मानो कोई भगवान जमीन पर रेंगती हुई चींटी को देख रहा हो। उसकी आंखों में एक जानलेवा खूनी चमक साफ झलक रही थी। उस नीली रोशनी के नीचे खड़े स्वर्ण भवन के लड़के तालियां पीटने लगे और चेतन की जय जयकार करने लगे। कहां 8वें दर्जे का यह महाराक्षस, और कहां पहले दर्जे की शक्ति वाला वो कचरा रुद्र। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फासला था। कुछ ही पल पहले रुद्र ने जो भौकाल दिखाया था, वह अब लोगों को एक भद्दा मजाक लग रहा था। चेतन की इस फालतू की नौटंकी को देखकर रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह न तो इस चेतन को जानता था, और न ही उसकी इस बर्फीली शक्ति से उसे रत्ती भर भी खौफ था। उसे बस एक बात समझ नहीं आ रही थी, इस अजनबी इंसान की आंखों में मेरे लिए इतनी खौफनाक मौत की प्यास, किलिंग इंटेंट क्यों है? ये नफरत तो अनन्या की नफरत से भी ज्यादा गहरी और खूनी लग रही थी।
भले ही रुद्र ने स्वर्ण भवन के जीनेसों को कुचला था, पर कोई अजनबी उसे इस तरह कच्चा चबाने वाली नजरों से तो नहीं घूरेगा। तू आखिर है कौन? रुद्र ने एकदम बर्फीली और कड़क आवाज में पूछा। मैं हरित पर्वत हवेली का वारिस चेतन हूँ। चेतन ने एक ठंडी हुकार भरी और धीरे धीरे अपनी रक्त शक्ति को वापस अपने शरीर में खींच लिया। जैसे ही वो नीली रोशनी गायब हुई, वहां खड़े लोगों ने राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। रुद्र ने एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी और चेतन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें अभी भी सीधे उस लाल जोड़े वाली लड़की अनन्या वर्मा ये वक्स्यु पर गड़ी हुई थी। अनन्या वर्मा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी उस 1 साल की मौत की चुनौती 1 ईयर अपॉइंटमेंट को भूली नहीं होगी। रुद्र की आंखों में लड़ाई की एक भयंकर आग धधक रही थी। रुद्र की यह चुनौती सुनकर अनन्या ने पहले उसे घूरा और फिर अपना सिर हिलाते हुए एक बेहद ठंडी और घमंडी हंसी हंसी। हा 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 हा, रुद्र, मैं आत्मनिर्माण के 8वें चरण पर पहुंच चुकी हूं। तुम्हारी उस रद्दी सी ताकत से तुम मुझे कैसे हराओगे? अनन्या को रुद्र की इस चुनौती पर अब सिर्फ हंसी आ रही थी, उसके लिए यह एक चुटकुले से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं स्वर्ण भवन की शाही शिष्या हूं और तुम उस कांस्य भवन के कीचड़ में सड़ने वाले कीड़े हो। कुछ ही महीनों में हम दोनों की ताकत के बीच का फासला इतना बढ़ जाएगा कि तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। और हाँ, उसे 1 साल से पहले ही मैं मुख्य भवन में कोर्टयार्ड में कदम रख चुकी होंगी। तुम आखिर मुझसे अपनी तुलना करते ही क्यों हो? अनन्या का घमंड 7वें आसमान पर था, उसका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई खूबसूरत हंस किसी गंदे मेढक का मजाक उड़ा रहा हो। कांस्य भवन का ये सड़ा हुआ कचरा हमारे स्वर्ण भवन की रानी को चुनौती दे रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अबे 1 साल तो क्या, अगर इसे 2 साल भी दे दिए जाएं, तो भी यह मुख्य भवन का दरवाजा तक नहीं देख पाएगा। स्वर्ण भवन के लड़कों ने सरेआम रुद्र को जलील करना शुरू कर दिया। अनन्या, क्या यही वो लड़का है जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी? स्वर्ण भवन के प्रमुख यशवर्धन यानहेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रुद्र से नजरें हटाकर अनन्या से पूछा। प्रमुख जी, वो सब पुरानी बातें हैं। 1 महीने पहले ही हमारा हर रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मेरा इस कीड़े से कोई वास्ता नहीं है। अनन्या ने एकदम सपाट और भावहीन चेहरे से कहा। ठीक है, इस कचरे पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम चारों मेरे साथ चलो। उपकुलपति डीन ऑफ द वाइस कॉर्ट तुम जैसे होनहार और खौफनाक जीनियसों से मिलने के लिए बेकरार है। यशवर्धन ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। जाने से पहले यशवर्धन ने कांस्य भवन के प्रमुख केतन क्यूफंग को एक बेहद घमंडी और जीत वाली नजर दी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। सिर्फ स्वर्ण भवन के जीनियसों को ही सीधे उपकुलपति से मिलने का ये शाही मौका मिलता था। कांस्य भवन के कबाड़ लड़कों के लिए ये किसी नामुमकिन सपने जैसा था। रुद्र, आज तो तू बच गया, पर अगली बार जब मेरा सामना होगा तो अपनी जान की भीख मांगने के लिए तैयार रहना। चेतन ने एक खौफनाक धमकी दी, पर अगले ही सेकंड जब वह अनन्या की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा किसी चापलूस कुत्ते जैसा हो गया। जूनियर सिस्टर अनन्या, कृपया मेरे साथ चलिए। अनन्या ने रुद्र को एक आखिरी ठंडी नजर दी, चेतन को पूरी तरह इग्नोर किया और बिना पीछे मुड़े वहां से चल दी। चेतन का चेहरा शर्म से झेप गया और वह हड़बड़ाते हुए उसके पीछे भागा। अरे जूनियर सिस्टर, मेरे लिए तो रुकिए। हम्फ, अरे सिस्टर, मेरी बात तो सुनिए। मैं अभी जो हुआ उसके बारे में समझाता हूँ। चेतन की यह लार टपकाने वाली आशिकी और गिड़गिड़ाहट देखकर आखिरकार रुद्र के दिमाग की बत्ती जल गई। अच्छा, तो ये बात है। ही। रुद्र ने एक बेहद कुटिल और खौफनाक हंसी हंसी। भले ही अब उसे अनन्या में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय उसे 1 साल वाले बदले के, पर इस खुद को भगवान समझने वाले चेतन से उसे अब सख्त घिन आने लगी थी। और चेतन की आंखों की वो खूनी मौत की प्यास देखकर रुद्र को 100% यकीन हो गया कि महाकाल मंदिर के वो काले हत्यारे इसी आशिक मिजाज गधे ने भेजे थे। बचकर रहना चेतन, अब तेरा भी हिसाब होगा। रुद्र की आंखों में एक बर्फीली और जानलेवा चमक कौंध गई। सुहानी का स्पेशल और खुशबूदार आंगन। सुहानी, इन नए लड़कों को उनके कमरों में छोड़ने के बाद सीधे मुझसे मिलने आना। कांस्य भवन के प्रमुख केतन ने रुद्र को एक गहरी नजर से देखा और सुहानी को आदेश दिया। सुहानी ने सिर हिलाया और बाकी गुरुओं की तरह अपने नए शिष्यों को बाहरी भवन के कांस्य इलाके की तरफ ले गई।
रास्ते भर उसने लड़कों को अकादमी के कड़े नियमों, इतिहास और कुछ जरूरी बातों के बारे में बताया, जिससे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम कांस्य भवन के रिहायशी इलाके डॉम्स में पहुंच गए हैं। सब लोग अपने टोकन पर लिखे नंबर के हिसाब से अपने अपने कमरे ढूंढ लो। याद रखना, 10 दिन बाद नए शिष्यों की एक खौफनाक परीक्षा असेसमेंट होने वाली है। इसलिए इन 10 दिनों में फालतू मत घूमना और पागलों की तरह अपना अभ्यास करना। सुहानी ने सख्त हिदायत दी और फिर रुद्र को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। गुरु माता, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्र थोड़ा हैरान था। सुहानी ने उसे बाकी लड़कों के साथ उस हॉस्टल में क्यों नहीं छोड़ा? सुहानी ने एक बेहद प्यारी सी मुस्कान दी। रुद्र, तुम मेरे खास शिष्य हो। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें उन आम लड़कों के साथ कीचड़ में नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर रुद्र थोड़ा असहज हो गया। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी, पर सुहानी की बात भी गलत नहीं थी। अगर एक महान दूत का खास शिष्य आम लड़कों के साथ धक्के खाएगा, तो इससे गुरु की ही बेइज्जती होगी। जगह पर पहुंचकर बात करते हैं। सुहानी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और रुद्र को सीधे एक बेहद शानदार, आलीशान और एकांत में बने शाही आंगन शीक कोर्टयार्ड के अंदर ले गई। यह आंगन इतना विशाल था कि तेजपुर शहर में रुद्र का जो पुराना घर था, यह उससे कम 10 गुना बड़ा था। जैसे ही रुद्र ने उस आंगन में कदम रखा, उसके नथुनों में एक बेहद मादक, मीठी और औरतों वाली हसीन खुशबू टकराई। रुद्र तुरंत समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं, बल्कि खुद गुरु माता सुहानी का निजी घर, पर्सनल रेजिडेंस है। अपने सामने खड़ी इस हसीन और शालीन अप्सरा को देखकर रुद्र अंदर ही अंदर थोड़ा अचरज में पड़ गया। भले ही हम दोनों गुरु शिष्य हैं, पर अकादमी पहुंचते ही मुझे सीधा अपने निजी घर में ले आना। क्या ये कुछ ज्यादा ही करीबी मामला नहीं हो गया? गुरु माता का स्वागत है। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, दो बेहद खूबसूरत और छरहरी दासियों, मेड्स ने झुककर सुहानी को प्रणाम किया। इस आंगन में आज तक किसी अजनबी ने कदम नहीं रखा था। न कोई शिष्य, न कोई पुरुष गुरु, और यहाँ तक कि अकादमी के वरिष्ठ बुजुर्ग भी कभी इस आंगन के अंदर नहीं आए थे। तो फिर यह कम उम्र का नौजवान लड़का आखिर है कौन? और गुरु माता इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? उन दोनों दासियों ने एक दूसरे को अचरज से देखा। उनके दिमाग में कई तरह के तूफान उठ रहे थे। आराम से, सुहानी ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। रुद्र, बताओ, तुम्हें मेरा यह आंगन कैसा लगा? सुहानी की नजरें पूरे आंगन पर घूमी। उसके होठों पर एक बेहद मनमोहक और शालीन मुस्कान खेल रही थी। इस आंगन की सजावट एकदम शाही और शांत थी। इसमें कोई भड़कीला लाल या बैंगनी रंग नहीं था, बल्कि यह जगह सुहानी के बर्फीले और शांत मिजाज से पूरी तरह मेल खाती थी। ठीक उसी हसीन खुशबू की तरह जो सुहानी के शरीर से निकलकर अनजाने में ही किसी को भी मदहोश कर सकती थी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।